27.3 multiplier and its working. Every economy wants to increase its level of equilibrium income every year. You know that increase in the income is a manifestation of economic growth which is necessary to rise the standard of living of a population. ठीक है, मतलब हर एक इकोनॉमी ये ट्राई करती रहती है कि उनका इक्विलिब्रियम इनकम जो है वो हर साल बढ़ता रहे. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहे. नेसेसरी टू राइज किस लिए जरूरी है? इकोनॉमिक ग्रोथ होना किस लिए जरूरी है? इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल का लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज हो तभी इकोनॉमी बढ़ती है, तभी इकोनॉमिक डेवलप होती है. ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें तो वो नॉर्मल क्लोथ प्रेफर कर रहा है. ठीक है, और कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम वो क्या करता है कि वो ब्रांडेड क्लोथ्स प्रेफर करता है. पहले वो नॉर्मल फूड खाता था, अब वो थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड फूड खाने लगा, वो खाना स्टार्ट किया उसने. ठीक है, उसके जो चीजें वो पहले प्रेफर किया करता था अब उससे कुछ ज्यादा अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में वो चीजों को प्रेफर कर रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन हिज इनकम. उसकी इनकम इंक्रीज हुई तो वैसे ही वो उसने अपना एक्सपेंस करने का जो तरीका है उसको चेंज किया. तो समवेयर ये क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल पर्सन, ऐसे एक पर्सन अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव कर रहा है, उसी तरीके से हर एक जो पर्सन है सभी अपनी लाइफ इंक्रीज कर रहे हैं. तो वो पर्टिकुलर इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो देखने मिलता है, वो राइज होता है. ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होता है. टू अचीव दिस द इकोनॉमी मस्ट इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. इसलिए क्या होगा कि इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा कि उसके इन्वेस्टमेंट करने का जो लेवल है उससे इंक्रीज करना पड़ेगा. इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इज एक्सेप्टेड टू ब्रिंग अबाउट मल्टीपल इंक्रीज इन द इनकम. अगर पहले सिर्फ एक मशीन रखी थी कंपनी में कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ फॉर एग्जांपल के 10 लोगों की वहां पे जरूरत है एक मशीन पे, तो अगर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है और दूसरी 3-4 मशीन्स और ऐड कर रही है तो उसी तरीके से दूसरे 20 या 40 लोगों को भी इनकम जनरेट होगी. वो लोग को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वर्क करने की और उसमें से वो इनकम जनरेट कर पाएंगे. ठीक है, वर्कआउट करने के बाद उनको इनकम मिलेगी और उसमें से वो क्या करेंगे, अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसे वो बढ़ा सकेंगे. ठीक है, इंप्रूव करेंगे. This means that increase in the income has to be more than increase in the investment. ठीक है, ये हमेशा इनकम से इन्वेस्टमेंट से इनकम जो है वो ज्यादा होनी चाहिए. इन सच अ केस इंक्रीज इन द इनकम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर देन 1 and an increase in investment. So take an example. Let us take the example. In such a case, increase in the income can express as a product of some numerical value greater than 1 and increase in investment. Let's see. Let investment in the economy increase from 100 crores to 150 crore. अब एक इकोनॉमी में पहले फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं 2010 में हम लोग 100 करोड़ ऑफ रुपीस लगाते थे कि उसमें इन्वेस्ट करते थे, और अब आफ्टर 2015 अब वो 150 करोड़ इन्वेस्टमेंट होने लगा. इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इज 150 माइनस 100, तो क्या होगा 50 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा हम लोग लगा रहे हैं. लेट अस एक्सेप्टेड दैट लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज्ड बाय 100 करोड़. तो अब इनकम की जो लेवल है वो 100 करोड़ से बढ़ रही है. Since 100 is equals to 2 into 50, it can be said that increase in the income is equal to the 2 times the increase in the investment. जो इन्वेस्टमेंट हमने किया उससे 2 गुना ज्यादा increase in the income हुआ. Given the increase of investment, the number which is multiplied with it's called multiplier. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Multiply किया हमने तो इसको हमने किया multiply. इसको हम लोग इस मेथड को multiplier बोलते हैं. In this example, multiplier is 2. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं definition of multiplier. In the above example, we can say that multiply 2, which is derived by dividing 100 crores by 50 crores. This means 2 is equals to 100 crores upon 50 crores. We can put this symbolically here. 100 crores is the increase in the income denoted as इस तरीके से triangle Y. Denoted 50 crores which is increase in the investment as triangle I. The multiplier 2 can be denoted as K. ठीक है, 2K. When we can write that in this way, multiplier is equals to multiplier K is equals to triangle Y upon triangle I.
Hence, multiplier is defined as a ratio of income in the income to increase in the investment. Using this equation, we can also write that triangle y is equals to k triangle I. ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से अलग अलग तरीके से मैंने बताया. Times increase in the investment. Here the value of k holds key to increase in the income given value increase in the investment. तो इस तरीके से इसको if अगर बात करें if k is equals to 1 then y triangle y is equals to triangle I. This means that increase in the investment brings about same amount of increase in the income. If k is greater than I, then increase in the investment will bring about higher increase in the income than itself. ठीक है, तब उसमें income में ज़्यादा increase देखने मिलता है. We always accept that multiplier should greater than 1. ठीक है, हम लोग ये हमेशा से क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि मल्टीप्लायर जो हमेशा क्या हो, मोर देन 1 ही हो, सो दैट इंक्रीज इन द इनकम विल बी हायर देन द इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा उसमें से हमें बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, इनकम ज्यादा जनरेट हो रही है, व्हिच कैन बी टर्म्ड एज अ प्रॉफिटेबल. उसको हम लोग प्रॉफिटेबल बोल सकते हैं. ठीक है. Derivation of value of multiplier. In the above example, if value of multiplier becomes 3, then increase in the income will be 3 into 50 crores is equals to 150 crores. If multiplier becomes 4, then the increase in the income will be still higher. 4 into 50 crores is equals to 200 crores. जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे डबल, उससे ट्रिपल बोल सकते हैं कि उससे ज्यादा हमें क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है. What determines the value of multiplier? You know that firm make investment and give employment to the produced goods and services and sell them in the market. अगर कोई भी फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके सामने क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट देगी. ठीक है, इन्वेस्टमेंट जितना करेगी उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पाएगी, और उससे क्या होगा, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन द मार्केट. ये एक प्रोसीजर होगा. Then accept that the consumer should demand that product. अब फिर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, मतलब वो फर्म क्या एक्सेप्ट करेगा कि कंज्यूमर्स जो है, जो पॉपुलेशन है, वो लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिमांड करें, should demand that product so they can get higher return. फिर उन लोग को क्या, इसमें higher return मिलेगा, which will result in a higher level of income. तो इसकी वजह से क्या होगा, उनके इनकम में इंक्रीज होगी. ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स बिकते रहेंगे, वो भी प्रॉफिट करते रहेंगे, और इस तरीके से उनके जो एम्प्लॉयज है उनमें वो शेयर करते रहेंगे. ठीक है, तो हर एक एम्प्लॉय का जो इनकम है वो बढ़ती रहेगी. This implies that consumption demand is the important factor in influencing the level of income. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की लेवल ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए इसको ये इन्फ्लुएंस करता है. As already said in the lesson on consumption, saving and investment, consumption demand is itself influenced by the marginal propensity to consume. MPC से affect होता है. Out of income of the household consumer, so higher the MPC, higher will be the consumption. A demand for the goods and services produced by the firm who have made investment to produce them. Higher consumption will push the revenue or income. So this firm upwards. So multiplier which is multiplied by the increase in the investment is determined by MPC. Higher value of MPC will make multiplier higher. हायर वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हायर वैल्यू होगा एमपीसी, तो क्या करेगा, मल्टीप्लायर हायर एंड वाई से बढ़ जाए, और उसका एक दूसरे को मतलब उसका प्रॉफिट मिलता रहता है, और उसी से क्या होता है, पर्टिकुलर पर्सन की इनकम जनरेट होती रहती है, वो अपनी इनकम लेवल को बढ़ाता रहता है और अपनी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज करता रहता है. ठीक है, इट आल्सो सेड अर्लियर दैट एमपीसी इज रिटन एज 1 माइनस एमपीएस. If the value of MPS is small, then MPC is large. जब भी इसकी वैल्यू small हो, तब MPC क्या होता है, large होता है. Hence multiplier is higher if MPC is higher और MPS is lower. Similarly, MPC is lower or MPS is higher, then the multiplier will be lower. वो vice versa है. To derive the value of multiplier involving MPC or MPS, we can use the condition of for attaining the equilibrium income
जैसे कि C प्लस आई इज इक्वल्स टू C प्लस एस, जैसे हमने कल देखा था लास्ट वाले टॉपिक में, C प्लस एस इज इक्वल्स टू यहाँ पे y, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है हमें, ठीक है। मल्टीप्लाई ट्राइंगल थ्रू आउट ऑफ द गेट, फिर डिवाइड ऑल थ्रू बाय ट्राइंगल y टू गेट, इस तरीके से आप ये सारी चीजों को देख सकते हैं। वी नो दैट ट्राइंगल C अपॉन ट्राइंगल y इज इक्वल्स टू MPC, ठीक है। रिवाइजिंग बोथ साइड वी गेट, इस तरीके से इन्होंने इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पे जो है ट्राइंगल y अपॉन ट्राइंगल i इज इक्वल्स टू k, जैसे हमने पहले देखा था। और मल्टीप्लाई वी कैन राइट, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC और 1 अपॉन MPS, इस तरीके से भी लिखते हैं इसको। ये इक्वेशन 7 था। 6 और इसी हिसाब से फिर ये यूजिंग द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई वी कैन राइट दैट, मल्टीप्लायर को यूज करते हुए उसकी वैल्यूज को यूज करते हुए हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है, ठीक है। MPS इज 0.2 है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 200 करोड़, व्हाट इज द इंक्रीज इन द इनकम, तो इनकम कितनी इंक्रीज हुई वो बताना है। तो यहाँ पे ट्राइंगल y, ये इन्होंने फार्मूला डाल के फिर डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट की है और वो 0.2 जो है MPS वो उन्होंने लिखा है और इन्वेस्टमेंट कितना है 200 करोड़ का, तो वो इन्होंने लिख के यहाँ पे उसको फाइनलाइज 5 into 200 और 1000 करोड़, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 करोड़ होता है। सो इंक्रीज इन द इनकम इज 1000 करोड़, इस तरीके से इक्वेशन होता है। इस तरीके से आप ये सारे एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। ये मल्टीप्लायर का किस तरीके से वर्किंग होता है ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर मोर डिटेल आप इसको भी देख सकते हैं, एक बार टेबल थ्रू भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। Let's come to the new topic 27.4, excess demand. You learned that equilibrium level of income is determined at a point where aggregate demand AD equals to the level of output Y. ये हमेशा equals to the level of Y. Let us assume that the level of output, जो भी output हो रहा है, जो भी उसका level है, is at the maximum possible level of potential level which is achieved by full utilization of resources of the economy, ठीक है। जो भी आउटपुट उन्होंने प्रोड्यूस किया है इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेवल, वो उतना ही मतलब पॉसिबल लेवल है, इतना मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर्टिकुलर जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके हिसाब से जो एकदम मैक्सिमम जो उन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस किया वो बताया हुआ है, ठीक है। कैसे, क्योंकि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी जितने भी थे उसको फुल्ली उसको अच्छी तरीके से यूज किया है। दिस मींस दैट द इकोनॉमी आउटपुट विल नॉट इंक्रीज बियॉन्ड द पोटेंशियल लेवल, उसकी जो पोटेंशियल लेवल है उसका जो लिमिटेशंस है उसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। यू आल्सो लर्न दैट इंक्रीज in AD through increase in investment brings about increase in the income. जैसे जैसे increase in the AD और increase in the investment होगा तो क्या होगा, increase in the income भी होता रहेगा। और output due to the working of multiplier work करता है इसलिए, ठीक है। Now think of situation in which the economy is already operating at its potential level of output and there is an increase in the investment at a level. What will happen? Will the level of output increases further? The answer is that the economy's output will not increase. Economy का जो output है वो easily increase नहीं होता है। However, due to the increase in the investment, which is a type of fixed or autonomous expenditure, the aggregate demand AD will increase and excess the level of potential output. Such a situation is called excess demand in the country. ऐसे situation को हम लोग क्या बोलते हैं, excess demand, ठीक है। Will increase and एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है विच टाइप ऑफ फिक्स्ड एंड ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। सो इसमें क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। जो और लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट भी यहाँ पे क्या होता है, एक्सीड्स द लेवल ऑफ पोटेंशियल, मतलब उससे ज्यादा, मतलब जितना उसकी लिमिटेशंस है उससे ज्यादा उसकी डिमांड होने लगती है। तो सच द सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड इन द कंट्री। सो एक्सेस डिमांड रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, जितना उसका पोटेंशियल है उससे ज्यादा मतलब जब डिमांड हो रही है। द रिजल्ट ऑफ एक्सेस डिमांड इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। द रीजन इज ऑब्वियस, व्हेन पीपल हैव मोर मनी टू डिमांड मोर गुड्स एंड सर्विसेज व्हाइल द सप्लाई ऑफ आउटपुट इज लेस देन दिस, देन द प्राइस लेवल विल राइज टू बैलेंस द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। मतलब क्या होगा
कि जब भी लोगों की इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है, सो इनकम इंक्रीज होते ही डायरेक्टली क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग अभी की बात करें, फॉर एग्जांपल हर एक पर्सन को उनकी जो इनकम होती है उससे कुछ ज्यादा अमाउंट मिल रही होती है एज अ पार्ट ऑफ बोनस, राइट। सो वो क्या करेगा, नई नई चीजों को परचेस करेगा, बिकॉज उसका इनकम लेवल बढ़ा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, नई नई चीजों को डिमांड करेगा, नई नई चीजों को लेगा। उसके वजह से क्या होगा कि जो भी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है उसकी डिमांड अचानक से बढ़ने लगती है, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ी तो वैसे ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी मार्केट में, और क्योंकि मार्केट में अचानक से डिमांड बढ़ रही है, सो जितना सप्लाई है मार्केट में उससे ज्यादा डिमांड आ रही है, तो क्या होगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। हम लोग एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले, किसी भी पर्टिकुलर फ्रूट या वेजिटेबल्स की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑनियन का एग्जांपल रेगुलर होता है, ठीक है। जब भी उसका जो मार्केट में अगर पता चल गया कि मार्केट में अब इसका सप्लाई कम है, मार्केट में इसकी क्वांटिटी कम है, ठीक है, अगर एक ही सेलर है मार्केट में, सो वो क्या अपने हिसाब से प्राइस डिमांड कर सकता है, राइट, कि भाई मेरे पास 60 रुपीज केजी या 80 रुपीज केजी अभी ऑनियन अवेलेबल है, इफ यू वांट्स टू बाय यू कैन, मतलब बट अब ये से कि लोगों की जरूरत है तो वो लोग उसको बाय करेंगे ही, क्योंकि अकेला वो सेलर है, ठीक है। ऐसा मतलब उनको पता चल जाएगा इतनी फिक्स ही क्वांटिटी अभी मार्केट में अवेलेबल है, सो वो लोग इसको डिमांड करेंगे, तो ये लोग अपना फायदा भी ले सकते हैं कि ज्यादा प्राइस उस पे चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया सप्लाई आउटपुट इज लेस then the price level will rise to balance the demand, उस डिमांड को बैलेंस करने के लिए एंड सप्लाई फोर्स को बैलेंस करने के लिए। Diagrammatically, excess demand is created when AD line shifted upwards at the level of equilibrium as shown in the diagram below। यहाँ पे बताया उन्होंने AD excess demand, output income, ठीक है। यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से भी उन्होंने बताया excess demand कितना जा रहा है, और AD2 एक्सेस डिमांड, AD1 यहाँ पे एक्सेस डिमांड 1 बताया, C प्लस I, ठीक है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट वाला, जिससे मैंने लास्ट देखा था। यहाँ पे उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी है। इन द डायग्राम इट शोस दैट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एट द पॉइंट E, यहाँ पे पॉइंट E पे क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक, इक्वल। उसके बाद उन्होंने बताया है aggregate demand lies AD and meets at 45 degree line, जो बीच में 45 degree line है। Let the economy be at the equilibrium level of income. Now let aggregate demand increases from AD1 to AD2 due to the increase in the fixed investment or consumption. Fixed investment और consumption के level में increase होता है तब, as a result a gap to extent of DE is created, which is a difference between the new and old aggregate demand, ठीक है। ये DE क्या है, ये डिफरेंस है, दोनों के बीच का डिफरेंस, ये ओल्ड और अभी जो न्यू एग्रीगेट डिमांड जो है उन दोनों के बीच का डिफरेंस। Here the income is not increasing beyond YO after increase in the AD, so that the gap DE is a measure of excess demand। ये क्या है, DE is the measure of excess demand, ये gap है। In the economy, this gap is also called the inflationary gap। इसको हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इस गैप को। 27.5 deficiency in demand। Deficiency in demand is exactly opposite to the excess demand situation, okay? Excess demand situation से ये totally opposite है। When the economy is at a potential level and there is a fall in aggregate demand due to the fall in autonomous consumption or investment, then it is called deficiency in demand, ठीक है। जब ये situation नहीं होती, autonomous consumption और investment देखने नहीं मिलता है इकोनॉमी में, ठीक है, aggregate demand के कारण due to जो aggregate demand है जो वो fall हो जाती है due to the autonomous consumption and investment के कारण, ठीक है, तब ये deficiency in demand देखने मिलता है। At this situation, the output level seems to be surplus in the market, and people do not demand it, thus putting pressure on a price level to fall in order to balance the demand and supply force, ठीक है। क्योंकि डिमांड फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो प्राइस के ऊपर बढ़ावा किया होता है या कम किया होता है, उसके वजह से ये सारी सिचुएशंस क्रिएट होती है, तो डिमांड क्या हो जाती है, सरप्लस हो जाती है मार्केट में। This creates deflationary pressures in the economy where deflation implies a fall in the price of goods and services. Diagrammatically, deficiency in the demand is shown by the fall in AD line at the level of potential output,
ठीक है, वो फॉल देखने मिलता है। हियर वी हैव द एडी, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने 45 डिग्री बताया हुआ है। डेफिशिएंट डिमांड जो है इतनी पार्ट उन्होंने बताया हुआ है, एफ और ई बाय ओ, जो कि लाइन जो है AD इज इक्वल्स टू AD1 इज इक्वल्स टू C प्लस I, जैसे हमने पहले देखा था उसी तरीके से ये भी है, यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करके भी बताया हुआ है। एग्रीगेट डिमांड AD कट्स द 45 डिग्री लाइन, ठीक है। इक्विलिब्रियम इनकम इज डिटरमाइंड एट पॉइंट E पे हियर, एंड उसके बाद AD cuts the 45 degree line, the corresponding income YO is potential level, YO जो है बता के रखा है वो potential level है, ठीक है। उसके साथ now at this level AD1 falls to AD2 creating a gap of EF without any fall in the output. EF is a measure of deficiency in the demand. This gap is also called the deflationary gap. इस गैप को हम लोग डिफ्लेशनरी गैप भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिफ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो बताया था वो वाला, ठीक है, ये गैप जिसकी बोल सकते हैं इसको। मेजर टू करेक्ट excess and deficiency in the demand, ठीक है, क्या क्या मेजर्स है। both inflation and deflation are bad for the society. ज्यादा इन्फ्लेशन होना वो भी बैड है, डिफ्लेशन होना वो भी बैड है। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेसिंग पावर, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होने से क्या होता है, रिड्यूस कर देता है परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल, सो दैट दे आर नॉट एबल टू परचेस, उनके जो परचेसिंग पावर है उसको कम कर देता है, ठीक है, रिड्यूस कर देता है, उस वजह से वो लोग चीजों को परचेस नहीं कर पाते हैं। and the quantity they want causing reduction in the level of satisfaction, और उसकी वजह से क्या होता है, रिडक्शन देखने मिलता है in the level of satisfaction. Poor and middle income group are worst affected by the rise in the price level, और price levels बढ़ने की वजह से क्या होता है, मिडिल क्लास के लोग और उसके भी पुअर क्लास के लोग, ये लोग को बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। Similarly, producers are worst affected by the fall in the price of deflation. The profit level falls due to the fall in the price, forcing them to reduce investment. This further cause employment level to fall. इसकी वजह से employment level fall होता है. So the whole society gets badly affected by the deflation. पूरी की पूरी society को affect मतलब होता है. Hence it is necessary to control inflation and deflation. दोनों को control करना इतना ही जरूरी है. The measure of the policies implemented by the government to tackle these problems include fiscal policy and monetary policy. Let's see. Fiscal policy is the economic policy of a government that is connected with the taxation. Second one, public expenditure and public borrowing. The government uses fiscal policy to control the rising prices or deal with the situation of deflation. In a case of inflation or excess demand situation, the government can exempt the poor people from paying income tax and reduce the burden of tax on the middle class by increasing the limit of income level to be exempted from the income tax. At the same time, government can increase the tax burden on the rich class who are capable of paying higher amount of tax. ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, कैन इंक्रीज द टैक्स बर्डन बढ़ा देती है ऑन द रिच क्लास के जो लोग होते हैं, who are capable for paying higher amount of a tax, जो लोग पे करने के कैपेबल होते हैं उन लोग के लिए. In the case of tax on commodities, the government can tax the luxurious items heavily. जो luxurious items है, बट ऑब्वियसली कि वो हमेशा रिच पीपल ही उसको बाय करते हैं, सो उन लोगों के ऊपर ये टैक्स लगाना, मतलब वैसी चीजों के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो क्या होता है कि रिच लोगों के ऊपर वो टैक्स लग जाता है. While reducing the taxes on the necessary and normal goods excessively used by the population, और वो क्या करते हैं कि जो मतलब मिडिल क्लास के लोग, जो पुअर क्लास के लोग जो चीजों को ज्यादा यूज करते हैं, बेसिक नीड्स जो होती है उसके ऊपर टैक्स वो लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं. जो नेसेसरी चीजें होती है, नॉर्मल गुड्स जो होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर टैक्स कम करते हैं, यूज्ड बाय द पॉपुलेशन. Along with the taxation policy, the government must reduce the public expenditure and public borrowing to control excess demand. Taxation policy में the government क्या करना है, reduce the public expenditure जो उसको कम करना है, public borrowing को control करना है, and excess demand. Reduction in the public expenditure and public borrowing reduce the supply of money, thereby reducing the inflation. ठीक है, इसके इस तरीके से अफेक्ट पड़ता है. In case of efficiency, the demand, the government must increase the expenditure and borrowing to boost the economy. Public expenditure includes expenditure on welfare of people,
creation of infrastructure, investment to generate employment, opportunities, etc. ठीक है, मतलब in case of deficiency in the demand में जब deficiency देखने मिलती है, the government must increase its expenditure and borrowing to boost the economy. Expenditure जो है वो कम कर increase करते हैं, must increase the expenditure. ठीक है, तो उनके एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करते हैं, बोरोइंग टू बूस्ट द इकोनॉमी, और बोरो भी करते हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, मतलब उसको थोड़ा डेवलप करने के लिए. पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं, जैसे कि वेलफेयर ऑफ पीपल है, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट है. ठीक है, ऐसे मतलब बड़ा सा प्लान डाल दिया जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को, गवर्नमेंट प्लान डालती है कि वहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिले वर्क करने के लिए. ठीक है, उनको जॉब मिले कि वो इनकम जनरेट करे और वहाँ का एरिया जो है वो डेवलप हो. ठीक है, एक फिस्कल पॉलिसी, दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी. द मॉनेटरी पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड बाय द कंट्रीज सेंट्रल बैंक. ये कंट्री के सेंट्रल बैंक जो थी वो इसको इंप्लीमेंट करते हैं. इन केस ऑफ इंडिया इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है विच इंप्लीमेंट्स द मॉनेटरी पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है. मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द क्रेडिट कंट्रोल मेजर यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक. ठीक है, इसको कंट्रोल करते हैं. रेगुलेट एंड कंट्रोल द लेवल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन जो होता है उसको कंट्रोल करना ऑफ कमर्शियल बैंक्स का. टू मच of credit supply by commercial banks creates excess demand in the economy, while lack of credit facilities result in a fall in the money supply. ठीक है, कम होगा तो ये सिचुएशन होगी और excess demand होगा तो बैंक creates excess demand in the economy. excess demand यही क्रिएट करते हैं. while lack of credit facility result in the, क्या होगा, जब लैक होगी क्रेडिट फैसिलिटी कम होगी तो क्या होगा, fall in the money supply and deflation और deficiency in the demand in the economy. ये सिचुएशन भी क्रिएट होती है, डिफ्लेशन की और deficiency. Monetary policy aims at controlling. Monetary policy का aim क्या है, aim at controlling the excess और deficiency in the demand. तो उसको कंट्रोल करना, excess demand जो है, ठीक है, हद से ज्यादा की जो डिमांड्स है उसको कंट्रोल करना. The following are the instrument of monetary policy. जैसे कि बैंक के रेट्स बढ़ना, कम होना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो होते हैं, वेरिएबल रिजर्व रेशियो होते हैं. लेट्स सी इन डिटेल बैंक रेट्स कैसे होते हैं. इज द रेट एट व्हिच द सेंट्रल बैंक डिस्काउंट द सिक्योरिटीज ऑफ द फ्रॉम द कंट्रोल बैंक. ठीक है, डिस्काउंट करते हैं. टू चेक एक्सेस डिमांड द सेंट्रल बैंक इंक्रीज द बैंक रेट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. कैपेसिटी, जो कमर्शियल बैंक्स की बोरोइंग कैपेसिटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, दैट दे डू नॉट get indulged in the distribution of loans at a customer. As a result क्या होता है, credit supply is checked. On the other hand, the central bank can decrease भी कर सकती है the bank rates to cure deflation. deflation को दूर करने के लिए decrease भी कर सकती है. ठीक है, open market operations refers to the buying and selling of securities. open market में क्या होता है, buying और selling of securities by the central bank. Normally the commercial banks are buyers of such securities. ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड सिचुएशन द सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करते हैं. ठीक है, कमर्शियल बैंक्स इज रिटर्न द मनी. एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी फॉल्स कॉजिंग प्राइस to fall. During the inflation the central bank will buy the backed securities by paying the money to the commercial banks, thus causing money supply to rise, which cures deficiency in the demand. इस तरीके से कमर्शियल बैंक्स जो होती हैं, कमर्शियल बैंक्स पे जो आरबीआई होते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस कब कम करते हैं, कब बढ़ाते हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है, कंट्रोल में रहता है. सर्टेन परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक इज केप्ट एज अ रिजर्व. कुछ परसेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ एसेट्स को क्या रखा जाता है, रिजर्व रखा जाता है फॉर सेंट्रल बैंक, कॉल्ड वेरिएबल रिजर्व रेशियो. उसको वेरिएबल रिजर्व रेशियो बोलते हैं. द सेंट्रल एक्सेस डिमांड द सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज द वेरिएबल reserve ratio so that क्या होगा, commercial bank can have to part with the large amount of their asset with the central bank. This will reduce their ability to supply. इसकी वजह से क्या होगा, reduce होगा उनकी ability to supply करने की जो ability हो वो more money in the society to tackle deflation. The central bank will decrease the variable reserve ratio
which will have the opposite effect. इसकी वजह से क्या होगा, opposite effect भी देखने मिलता है. जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि इसकी वजह से क्या होता है, reduce होता है ability of supply करने की जो ability है उसको reduce करते हैं. More money in the society, ज़्यादा से ज़्यादा money, कम से कम money मतलब सोसाइटी में जाए to tackle the deflation को tackle करने के लिए. ठीक है, इसी की तरह से यहाँ पे इन्होंने opposite effect बताया है. Monetary policy in local lesson number 28 में the major reason of excess demand in the economy is increase in the credit supply of bank in the anticipation of creation of more output in the future increase in the credit or money supply creates immediate increase in the demand for goods and services and thus rise in the price. इसके वजह से प्राइस में राइज भी होता है. Similarly, fall in the credit or money supply creates deficiency in the demand as the people do not have enough money to buy goods and services, leading to fall in the price. इसकी वजह से क्या होगा, प्राइस कम हो जाती है. ठीक है, जब वो परचेज नहीं कर पाते हैं तब. So here we have completed this chapter also. Fiscal policy and monetary policy measures to correct excess and deficiency in the demand.